चलो तो मॉक टेस्ट पेपर 1 बेटा, बातें नहीं। ये आपका जैन 2026 के लिए एमटीपी आया है, पढ़ा है एक बारी भी नहीं? यस सर कौन कह रहा है? तूने पढ़ा है? फायदा ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, और मैंने किया है उसको, वो ज्यादा ज्यादा नहीं होता है। वो पीछे चेयर लड़की को देखा, पीछे चेयर। हाँ जी बताओ। सबसे पहले स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड, क्या ये सही है? बैलेंस नहीं किया जाता है। क्यों? बैलेंसिंग नहीं होती कभी उसमें। कैश बुक बनाया, कैश बुक करके क्या ही फायदा अगर आपको ये याद नहीं। देखना इसमें पढ़ने वाला था ही नहीं कुछ। हमने कैश बुक जब पढ़ा था, जब कैश बुक बनाया था, उसी के अंदर हमें पता है डिस्काउंट के कॉलम तो हम एज इट इज रखते हैं, हम बैलेंसिंग फिगर कहाँ करते हैं उसमें। अ प्रॉमिसरी नोट कैन बी पेबल टू द बियरर। प्रॉमिसरी नोट समझते हैं सारे? एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक होता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में एक प्रॉमिसर जो है वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पैसा दूंगा। बोलो हाँ यार। बताओ इस बात को बताओ, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट? नो, फॉल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कानून, स्टैट्यूट मतलब लॉ, लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ से ऊपर नहीं है, ठीक है? लॉ पहले आएगा फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा। इज दैट क्लियर? अगला बताओ। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर in partnership firm, the profit or loss on revaluation is transferred to all the partners in the new profit sharing ratio. तो क्या आएगा ये? फॉल्स है ना? कहां पे जाता है? ओल्ड में जाता है। कहां जाता है? ओल्ड में। डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, लॉस से कोई लेना देना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दो प्रकार के होते हैं। आपके वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स में होता है। ये भी फॉल्स है, सारे फॉल्स ही हैं क्या? रीजन देने पड़ेंगे आपको हर चीज में, ठीक है? क्यों नहीं मिलते? सारे सही थे। वो एक्सप्लेनेशन पे सही दी होगी तो, और स्टिक चेकिंग तो होनी चाहिए ना यार वैसे। अभी नंबर कुछ। हाँ बेटा, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक कभी नेवर बैलेंस्ड, बात तो सही है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आप उसका कोई बैलेंसिंग फिगर, आप इसके बाद लेजर बनाते हो। डिस्काउंट के क्या बनते हैं? लेजर। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनेगा और डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनेगा। कैश और बैंक का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो। ये याद है कि नहीं याद है? नहीं याद तो यही तो चक्कर है। तुम लोगों को आता बेसिक कुछ भी नहीं है, मैं अभी चोड़ पे बैठे हो बस। हाँ आता है, कुछ नहीं आता तुम्हें। तुम्हें ये बेसिक तो पता ही नहीं है अभी तक। डिस्काउंट कॉलम का जो बैलेंस होता है उसमें बैलेंसिंग फिगर क्यों नहीं निकालते? क्योंकि उसके आगे यही चीज डिस्काउंट के लेजर में जाती है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। जबकि कैश बुक जो होता है उसका कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही उसका बैलेंस सीधा कहां जाता है? लेजर में। इसीलिए कैश बुक को प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं और सब्सिडरी बुक भी। अब ये भी याद नहीं होगा। डिस्कस द लिमिटेशंस व्हिच मस्ट बी। Discuss the limitations which must be kept in mind while evaluating the financial statements. Financial statements को evaluate करने के समय क्या limitations आ सकती हैं?
परफेक्ट। तो हम क्वांटिटी को करते हैं, क्वालिटी को नहीं करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। क्या नहीं होते? एक्यूरेट नहीं होते। एस्टिमेशन बेसिस पर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह। बोलो हाँ या ना? अच्छा। और ट्रू वैल्यू नहीं दिया होता है एसेट्स की हम मार्केट हाँ क्या हम हिस्टोरिकल कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। हम एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर। डेप्रिसिएशन एस्टिमेट कर करके वैल्यू को लिखाते हैं ना, तो वो क्या मार्केट वैल्यू नहीं होती, बट हम लोग उसको कॉस्ट पे लेके आते हैं। बात तो सही है। और बेटा ये तो क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th में पहले चैप्टर का यही पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी लिमिटेशन। विंडो ड्रेसिंग भी इसी में ही आएगा, लिमिटेशन। बाकी वो सोच रहा है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, तू मत सोच, कुछ आ ही नहीं रहा होगा ना दिमाग में। अच्छा अगला बता, ठीक है? अभी तक तू आगे बैठता ना बेटा, पीछे क्यों बैठा है? अच्छा आज में ठीक। Messrs. Ritu Wires were unable to agree the trial balance as on 31st March 25 has raised a suspense account for the difference. Next year the following error will be discovered. हमने रेक्टिफिकेशन किया था, बिल्कुल वैसी ही बात लिखी हुई है। आपको रेक्टिफिकेशन में P&L एडजस्टमेंट वाले बात की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगले साल एरर को रेक्टिफाई करेंगे। The addition of freight column in the purchase journal was short by 7200। मतलब फ्रेट का जो है अमाउंट वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। कितना रिकॉर्ड नहीं किया? तो अभी करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या एंट्री पास करेंगे? P&L अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। बिल्कुल ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगला बताओ। तू आगे ही आ जा बेटा, आजा आजा, तेरे को दिखाता हूँ। आगे आ। आगे आएगा या मैं आऊं? सर आपकी बात नहीं मानना। बताओ तो क्या? सर आपकी बात नहीं मानी। सर मैं तो नहीं कहता, मैं चेयर उठा के मार देता। अरे तो मार दे। चल 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 जल्दी। क्या करने आते हैं बंदे? चलो इधर। Repairs made during the year were wrongly debited to building account. एडजस्टमेंट अकाउंट टू बिल्डिंग आपने क्या कर दिया होगा? रिपेयर्स करना था, एंट्री रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने उसको बिल्डिंग में डाल दिया, बिल्डिंग टू कैश। तो रेक्टिफाई कैसे करें? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बट रिपेयर्स क्योंकि ये पिछले साल के हैं, तो हमें क्या करना है? P&L एडजस्टमेंट। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। इज दैट क्लियर? अगला बताओ। सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड 20,000 हैव बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक। भाई फर्नीचर सन्ड्री आइटम्स सोल्ड फॉर 20,000 हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक, गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, कैश टू फर्नीचर, या आप कह सकते हो डेटर टू फर्नीचर, जो भी है। बट अभी यहां पर क्या है कि आपने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यानी आपने कस्टमर टू सेल कर दिया, जबकि ये एक्चुअल में कैश टू फर्नीचर या डेटर टू फर्नीचर होना चाहिए था। तो फर्नीचर को क्या करना था? क्रेडिट, बट आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अब सेल्स को डेबिट करोगे पिछले साल की सेल्स को इस साल में, तो सेल्स वर्ड तो नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा इसमें लिखा है टोटल ऑफ व्हिच हैज बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगला बताओ। A bill of exchange received from Ram Manohar and Associates। बताओ अगला, तू ही बता रहे हो। सर मेरे भी आगे तो क्या बंदा है यार, पीछे पड़ रहे हो। कान लाल कर दिए। अच्छा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम राम मनोहर एंड एसोसिएट्स, कितने रुपए? 60 लाख। हैज बीन रिटर्न बाय बैंक एज अ डिसऑनर्ड एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक एंड डेबिटेड टू BR।
क्या गलत भी है कुछ या नहीं? सब सही है। हाँ, क्या गलत है? सर बीआर को हमें क्रेडिट करना था, उसकी जगह हमने उसको डेबिट कर दिया वापस से। बैंक को क्रेडिट हुआ और जो हमारा डेट है उसको डेबिट करना है। क्योंकि वो डिसऑनर हो गया तो हुआ क्या कि बैंक से पेमेंट वापस कट गई कट गई, तो एंट्री होनी चाहिए थी क्या? राम मनोहर अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक। राम मनोहर टू बैंक। बीआर तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये अच्छा ये डिस्काउंटेड थोड़ी ना, मगर मेरे को लगा डिस्काउंटेड है, डिसऑनर्ड। तो हाँ, डेटर टू बीआर होना चाहिए, राम मनोहर टू बीआर। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बैंक को कर दिया, जबकि बैंक का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। ये डिस्काउंटिंग का केस नहीं है। मैं पहले डिस्काउंटिंग वाला समझ रहा था, इसलिए मैंने बोल दिया। ये सिर्फ डिसऑनर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? हम क्या एंट्री पास करेंगे? राम मनोहर को अपना क्या बना देंगे? डेटर, और बीआर को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री होनी चाहिए थी राम मनोहर टू बीआर, और कर क्या दी? रॉन्ग एरर की रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? बीआर टू बैंक। तो क्या करें रेक्टिफाई करने के लिए? राम मनोहर को डेबिट करेंगे टू बीआर। बोलो हाँ या ना? इसमें पीएन एडजस्टमेंट का कोई रोल नहीं है। यस और नो? बीआरएस बनाना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 का ए। 2 का ए बीआरएस बनाना है। तो करें स्टार्ट, करें। ये वाला क्वेश्चन पूरा ही करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही होता है। तुम क्या चाहते हो? इंस्टीट्यूट अभी भी पेपर ऐसे ही देगा। और बोलो, अभी भी तुम पूरे 100 में 100 फिर भी नहीं बनेंगे किसी के, क्योंकि गलतियां तुम वैसे ही करोगे, नॉर्मल गलतियां बहुत करोगे। क्या करोगे? ये ऐसा ही लगता है। आता होता है ना, फिर भी तुम्हें लगता है कि बहुत कुछ आता है, नंबर उतने ही आने हैं। चक्कर ये पड़ता है, क्योंकि तुम करो ये क्वेश्चन करो, अभी करो ये क्वेश्चन। हाँ, कौन सी वाली? नहीं, सिंगल अमाउंट से ही होगा। Bill of exchange received from Ram Manohar Associates for 60,000 has been returned by bank as dishonored. एक्चुअली डाउट पता है क्या आ रहा है? ये बैंक बार बार क्यों लिख रहा है? सर बैंक ने डिसऑनर रिटर्न करा है कि हमने बैंक को भेज रखा होगा। तो ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो गया तो, बट वो भी लिख नहीं रहा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिखना चाहिए था इनको। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहाँ पर या फिर वो ये होगा कि पहले उसने डिस्काउंट करवा रखा होगा। उनका आंसर देख लेते हैं क्या है। डिस्काउंट करवा रखा होगा उसने पहले से। राम मनोहर टू पीआर, वही किया राम मनोहर टू पीआर। वो मतलब बैंक वैसे होना नहीं चाहिए था। डिसऑनर बैंक क्यों करेगा? डिस्काउंट वाला केस नहीं है। नहीं, जैसे उसने पहले डिस्काउंट करवा लिया होगा बैंक से, उसके बाद में डिसऑनर हो गया, तो उस केस में हम ये एंट्री पास करते हैं ना। पहले हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया, कभी होगा ना जब बैंक से जाके बैंक को तभी क्रेडिट करते हैं। चलो अभी मैं कर देता हूँ ये एंट्री, कोई बात नहीं, नॉर्मल कर देते हैं। इसमें क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 60,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। बताओ, राम मनोहर से मिला था ना, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? राम मनोहर डेबिट टू बीआर, ये होनी चाहिए थी। और आपने कर क्या दिया? बीआर को डेबिट कर दिया बीआर टू बैंक। है राम को डेबिट, ये डिस्काउंटिंग वाला केस है। डिस्काउंटिंग में आगे से डिस्काउंट हो चुका है, डेबिट नहीं करिएगा। डबल अमाउंट से बीआर आएगा। बट इनका आंसर तो मुझे लगता है ऐसा नहीं था। राम मनोहर टू बीआर दिस। हाँ, यही होना चाहिए एंट्री। राम टू बीआर होनी चाहिए करेक्ट एंट्री, और बीआर टू बैंक। अगर तुम ये कह रहे हो, ये हो सकता है या तो ये डिस्काउंटेड बिल है जो डिसऑनर हुआ है, और ये भी यहाँ पे लिखना चाहिए ना, फिर इनको यहाँ लिखना चाहिए। कहाँ लिखा है? नरेशन में भी नहीं लिख रहे, गधे कहीं के। तो ये क्या है? ये डिस्काउंटेड बिल है बेटा जो डिसऑनर हुआ है, इनको लिखना चाहिए था। क्वेश्चन मिसिंग इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे एंट्री होनी चाहिए, राम टू बैंक। क्या होनी चाहिए थी? राम टू बैंक करेक्ट एंट्री। क्यों? डिसऑनर तो, अरे डिसऑनर तो हुआ है, डिस्काउंट कराने के बाद डिसऑनर हुआ है। जब डिस्काउंट करने के बाद डिसऑनर होता है तो क्या होता है? तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है। तो राम को हमने दोबारा क्या बना दिया? डेटर।
और रॉन्ग क्या हो गई, बी आर टू बैंक, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये जो आंसर इन्होंने लिखा है ये तभी पॉसिबल है जब ये पहले डिस्काउंट कराया गया हो, और क्योंकि बैंक से है इसलिए ये तो पता चल रहा है कि डिस्काउंट वाला केस है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख नहीं रहे, तो वो लिखना चाहिए था इनको, तो यहाँ पर ये मिसिंग है, और यहाँ पर भी नहीं इनफैक्ट लिख रहे नरेशन में। तो एंट्री तभी ये बनेगी राम टू बी आर, वरना ये वाला आंसर होगा। कौन से वाला, अगर ये डिसऑनर ये बैंक वाला डिस्काउंटेड वाला नहीं होता तो। ठीक है जी, अब ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, पीआरएस बनाना है हमने, और बताओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले पासबुक का बैलेंस दिया, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब तो लिखे पासबुक का आपको बैलेंस दिया है, माइनस बैलेंस दिया है कितना, 25,000 रुपए। ठीक है, अब आगे हमें पासबुक के अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, अ चेक वर्थ ₹400 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय इनटू बैंक बाय कस्टमर बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक। बताओ, 400 रुपए का चेक बैंक में डाल दिया तो बैंक बढ़ गया, कैश बुक मतलब बैंक बढ़ गया मतलब कैश बुक हमने बढ़ा दिया। नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक, कह रहा है कैश बुक में एंट्री नहीं करी, इसका मतलब पासबुक में बढ़ गया होगा, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो पासबुक को कम कर देंगे कितने रुपए से, बोलो। अगला बताओ, आउट ऑफ चेक इशूड वर्थ ₹34,000, 20,000 के चेक प्रेजेंट हो गए, मतलब वो क्लियर हो गए होंगे। कितने के चेक क्लियर नहीं हुए, 14,000, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब कैश बुक क्या हो गया, कम, पासबुक वैसे का वैसा ही, तो क्या कर दें, पासबुक को भी कम कर दें, कितने रुपए से, 14,000। बोलो हाँ या ना, बोलो। A check of 4,000 received and entered in cash book but it was not sent to bank. 4,000 का चेक रिसीव हुआ, कैश बुक में एंटर कर दिया हमने, कैश बुक बढ़ा दिया, बैंक में एंट्री नहीं हुई, तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे कितने रुपए से, 4,000 से। अरे बोलो हाँ या ना, क्या हो गया, क्या 14,000 क्यों, पासबुक के हिसाब से कर रहे हैं भाई, रट्टे मत मारो, पासबुक के हिसाब से कर रहे हैं, जो तू प्लस कर रहा है वो कैश बुक के हिसाब से सीखा था, समझा। हमारी हेडिंग क्या है, पासबुक, रटना कुछ भी नहीं है, सब सिंपल है। अच्छा अगला बताना, चेक ऑफ 20,000 रुपीज हैज बीन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट द कलेक्शन वाज रिपोर्टेड बाय बैंक एज अंडर, चेक कलेक्टेड बिफोर 30 जून, कितने, 14,000, तो ये तो क्लियर हो गए होंगे। चेक जो 10 जुलाई को क्लियर हो गए वो भी क्लियर हो गए होंगे। चेक कलेक्टेड ऑन 12 जुलाई, हम लोग जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं, जब बैलेंस दिया है वो 30 जून का दिया है। एक मिनट, अबे क्वेश्चन कुल्लू, अबे क्या कर रहे हैं क्वेश्चन यार, 30 सितंबर ही नहीं है, वो गलत लिखा हुआ क्वेश्चन, 30 जून है, ये भी गलत है क्वेश्चन, ये 30 जून आएगा वहां पे। एमटीपी है, गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, उनको पता है कि ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो ये 30 जून है बेटा, 30 सितंबर नहीं है, क्योंकि सारी बातें 30 जून की है, सितंबर की तो मतलब ही नहीं बनता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20,000 का जो अमाउंट है, जो चेक मैंने बैंक में डाले थे फॉर कलेक्शन, कैश बुक क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, बट चेक कलेक्टेड बिफोर 30 जून 14,000 ही है, तो मतलब यही क्लियर हुए हैं, बाकी 6,000 के चेक जो है वो क्लियर नहीं हुए, तो कैश बुक बढ़ गया, पासबुक वैसे का वैसे ही, तो क्या कर देंगे, पासबुक को बढ़ा देंगे, कितने रुपए से, 6,000 से। अगला बताओ, बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट 1,600 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पासबुक हो गया कम, कैश बुक वैसे का वैसे ही, तो बढ़ा देंगे 1,600 से। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक 1,600 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बताओ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्ज कर लिया, पासबुक क्या हो गया कम, कैश बुक वैसे का वैसे ही, तो क्या करें, पासबुक को बढ़ा देंगे कितने रुपए से, 1,600 से। बैंक चार्जेस 80 रुपए, एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक चार्जेस 1, 2 और पासबुक में एक बार आया होगा, तो पासबुक को एक बार और कम कर देंगे, कितने रुपए से, 80 रुपए। द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट, क्रेडिट साइड मतलब हो गई पेमेंट साइड, पेमेंट साइड कम है, अगर पेमेंट साइड कम है तो टोटल बैलेंस जो है कैश बुक का ज्यादा आ रहा होगा,
कैश बुक ज्यादा आ रहा है पासबुक के कंपैरिजन में, तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे। कितने रुपए से? 2000 से। करो टोटल प्लस वाला, नेगेटिव वाला 43 है, 43,080। और ये कितना आ रहा है? 15,200 सर ये 15,200 39 माइनस करके क्या रहा है? 39080 आ रहा है। तेरा 43 कैसे आ रहा है भाई? तूने ये 4,000 तूने ले लिया, 400 है उसमें यहाँ पे 4। आएगा 39080। अच्छा 39080, हाँ तो यहाँ पे ठीक है, और नीचे आएगा 23880। 23,880 880 ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्या नाम कैश बुक का ट्रेड बैलेंस है 23,880। ध्यान देंगे। सर हाँ सर ये जो माइनस का नेगेटिव आ रहा है ना, उसमें 39480 आ रहा है प्लस 39480। हाँ क्या कर रहे हो? और 8 तो 400 है ना, 400। अब ये कितना आ रहा है? 24280। तुम लोग प्लस माइनस में इतनी गलतियां कर रहे हो। 2428। ये तो 24 कह रहे ये तो मुझसे हो जाता है, नहीं मैं कह रहा हूँ ये तो मुझे कह रहे ये प्लस माइनस तो मैं कर ही लेता। ये तो मुझे ठीक है। 24280 ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। किसी चीज में तो तारीफ होने दो। अच्छा याद रहे ये फॉर्मेट मत देखो, मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ। अगर तू प्लस माइनस इसका आंसर देख के बोल रहा था तो और गड़बड़ में आ जाएगा। इनका नहीं देखना है, समझ में है? हमने प्लस माइनस अपना फॉर्मेट है, यही देख के कर रहा था ना, है? अच्छा देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। आ जाओ आगे दोस्तों। B Limited, B India Craft Limited keeps no stock record, but physical inventory of stock is made at the end of each quarter, and the valuation is taken at cost. The company's year end 31st March 25, and their accounts have been prepared to that date. Stock valuation 31st March, however misleading, and you have been advised to value the closing stock 31st March using the stock figure as on 31st December 24, along with the same some additional information provided to you. तो आपको क्या बताया है? 31 दिसंबर का डेटा दिया है और आपको कहां तक पहुंचना है? 31 मार्च। समझ गए बात? The stock valuation 31 March was however misleading and you have advised to value the closing stock as on 31st March. हमें क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? वैल्यू करना है। कैसे? 31 दिसंबर तक ठीक था ना, 3 महीने का और जोड़नी है ट्रांजेक्शन, जोड़ देंगे तो 31 मार्च तक आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्टॉक 31 दिसंबर को कितनी है? वो है 95,000। 31 दिसंबर को स्टॉक शीट शोड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी, ये कुछ डिस्क्रिपेंसी है। अ पेज टोटल ऑफ 20,000 हैव बीन कैरीड टू समरी शीट एज 21। कह रहा है टोटल 20,000 रुपए का जो स्टॉक है वो हम लोग अगले दिन कैरी फॉरवर्ड ले गए, कितने में? 21,000 रुपए ले ज्यादा ले गए, तो कम कर देंगे 1,000 रुपए। बोलो है ना? करते जाओ ना, साथ साथ लिखते जाओ, सिर्फ अमाउंट लिख लो ना, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप 95 लिखो, माइनस क्या कर दो? 1000। इज दैट क्लियर? अगला बताओ। द टोटल ऑफ पेज हैज बीन अंडरकास्ट बाय 15,200। क्या मतलब? तो 15,200 से कम था, हम बढ़ा देंगे, बढ़ा दो 15,200। इनवॉइस ऑफ परचेज एंटर्ड इन परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम जैन टू मार्च, टोटल कितना है? 85,000, जिसमें से 18,000 के गुड्स पहले ही आ गए थे। इसका मतलब है ये काउंटिंग में आ गए होंगे। बोलो हाँ या ना? तो ये हटा दो 85 में से, तो निकालना 67। इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव इन मार्च वाज 19। लो, ऐसे इनवॉइसेस जो एंटर हुए कब? अप्रैल में, यानी अगले साल अप्रैल 25। हम मार्च के लिए कर रहे हैं और वो कह रहा है इनवॉइसेस एंटर इन अप्रैल 25 रिलेटिंग टू द गुड्स रिसीव इन मार्च 25। जो गुड्स मार्च 25 में रिसीव हुए हैं, इनवॉइसेस कब बने हैं? अप्रैल में। फिजिकली आ चुके हैं, बुक्स में एंटर नहीं हुआ। परचेज हमारा अप्रैल मंथ का है वो, तो क्या आना चाहिए? हमारा परचेज ही नहीं है वो, अभी अप्रैल मंथ में आएगा हमारे पास। तो ये स्टॉक माइनस क्यों करना?
क्या ये परचेज बुक जनवरी से मार्च, अच्छा जनवरी से मार्च ही बता रहा है, जनवरी से मार्च बता रहा है, टोटलिंग है 85,000, जिसमें 18,000 ये वाला तो हटा दो, हटा दिया, ये लॉजिक क्लियर है। इनवॉइस जो कि अप्रैल में बना है यानी अगले साल, वो गुड्स रिलेटिंग टू गुड्स वो इसके अंदर आ ही नहीं रहे होंगे, इसमें कहाँ आ रहे होंगे 85 में, क्योंकि वो जनवरी से मार्च है। इनवॉइसेस कह रहा है जनवरी से मार्च, और ये इनवॉइस कब बना है बताओ, अप्रैल में। तो इनवॉइस एंटर्ड इन अप्रैल रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव इन मार्च, मार्च में रिसीव हुए हैं, बट इनवॉइस कब बने हैं, अप्रैल में। तो वो हमारे परचेज के स्टॉक में है ही नहीं, इसके अंदर है ही नहीं, 85,000 में नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना प्लस ना माइनस। बताओ क्यों? क्योंकि सारी इनवॉइसेस हैं, 85,000 के इनवॉइसेस हैं जनवरी से मार्च के, और जो 19,000 के इनवॉइसेस वो अप्रैल मतलब अप्रैल के इनवॉइस इसमें है ही नहीं, सिर्फ परचेज बुक में क्या परचेज है ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम जैन टू मार्च, तो ये वो इनवॉइसेस हैं। तो अप्रैल वाला इनवॉइस इसमें कहाँ होगा, होगा ही नहीं। और क्या वो स्टॉक में आना, देखो स्टॉक में आ गया, फिजिकल काउंटिंग में आ गया होगा, तो अगर क्वेश्चन बोलेगा फिजिकल काउंट कितना है, तो उसके अंदर 19,000 हम ऐड करेंगे। अगर फिजिकल काउंट बताएगा 31 मार्च का फिजिकल काउंट कितना है, बट अगर वो इनवॉइस के पॉइंट, नहीं नहीं मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन बोलता है 31 मार्च का फिजिकल काउंट बताओ, तो 19,000 को भी हम ऐड करेंगे। तो एक तरफ लिख लो 19,000 हमें प्लस करना पड़ सकता है, एक तरफ क्या हम लोग करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन आगे क्या मांग रहा है। यहां तक हो गया। क्वेश्चन ने आगे बोला, आपने मतलब 85,000 के परचेज में से 18,000 माइनस कर दिए पहले, बताओ, और कितने बचे 67, वो ऐड कर दो टोटल में, ठीक है। वो तो ऐड होगा ना, वो तो आएगा ही आएगा। और उसके अंदर 19,000 ऐड हो भी सकता है, नहीं भी। क्यों हो सकता है? अगर मांगे फिजिकल काउंट, क्या मांगे, मतलब वो ये बोले कि 19,000 वो जो टोटल कितनी इन्वेंट्री है 31 मार्च को फिजिकली, तो 19,000 ऐड करेंगे। और अगर ऐसा नहीं बोलता, सिर्फ टोटल क्या बोलता है, इन्वेंट्री एज पर बुक्स, तो बुक्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास सिर्फ 18,000 वो जो 67 है वो ऐड होंगे, ये 19 ऐड नहीं होंगे बुक्स के हिसाब से। Basically 19 हमारा अभी वो है, एक बिल ही नहीं बने ना उसके, liability एक तरीके से। हाँ एक तरह से लायबिलिटी। अगला बताओ, सेल हो गई है टू कस्टमर टोटल 1,05,000 जैन से मार्च, 1,05,000 की सेल हुई है। सेल्स इनवॉइस ऑफ दिस 20,000 इज रिलेटेड टू गुड्स डिस्पैच बिटवीन बिफोर 31 दिसंबर। वो पहले ही चली गई। ये पहले ही चले गए, अच्छा जो पहले ही चले गए, जो पहले ही चले गए, तो वो टोटल इन्वेंट्री में होंगे ही नहीं, वो तो पहले ही चले गए, तो क्या दोबारा माइनस करें? तो सेल में से पहले तो ये 20,000 हटा दो, 85। ये क्लियर होता है। ये सेल में से 20,000 क्यों हटाएं? पहले हमें बताया जैन से मार्च की ये सेल है, फिर ये बोल रहे हैं 20,000 वो सेल है जो कि दिसंबर में ही निकल गए थे। तो जब दिसंबर में ही निकल गए तो दिसंबर की इन्वेंट्री तो 95 है ना, इसका मतलब है उसमें वो होंगे ही नहीं, जो होंगे ही नहीं तो दोबारा थोड़ा माइनस करोगे, सेल को स्टॉक में से माइनस करना है ना। तो बट इस 20,000 रुपए को माइनस नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? बट ये 20,000 इसमें से माइनस कर दो, कितने में से, 1,05,000, कितने की सेल है अब, 85। आगे देखो, गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च बट इनवॉइस इन अप्रैल, अगेन फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल काउंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 20,000 के जो ये 19,000 के गुड्स हैं जो इनवॉइस कब हो रहे, अप्रैल में, बट डिस्पैच हो गए 31 मार्च में, तो क्या ये सेल्स में आ रहे होंगे 19,000 की? ये 19,000 इस सेल में आ रहे होंगे? नहीं आ रहे होंगे। क्यों नहीं आ रहे होंगे? क्योंकि ये अप्रैल की सेल है। किसकी सेल है? और ये जैन से मार्च की इनवॉइस की बात कर रहा है, बोलो ये सुनो, तो इसके अंदर तो वो आ ही नहीं रहे होंगे, पहली बात। बट इन्वेंट्री में से माइनस हो चुके होंगे, क्यों? क्योंकि ये गुड्स डिस्पैच कब हुए हैं, 31 मार्च को। तो अगर मैं फिजिकल काउंट निकालूंगा तो मुझे ये 19,000 पे क्या करना पड़ेगा, ऐड माइनस। उस हम तो देखो एक मिनट, हम 95,000 के स्टॉक की बात कर रहे हैं, और 95,000 का स्टॉक कब का है बेटा? यार आपस में मत करो बात, एक मिनट, 31 दिसंबर है, यहाँ पे 95,000 है, आया ना? जो परचेज है वो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ऐड, जो सेल है वो क्या करेंगे, और ये आएगा 31 मार्च। हमें 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, परचेज ऐड कर देंगे, सेल माइनस कर देंगे। अब परचेज में हमने करेक्ट कर दिया 67,000 की परचेज होनी चाहिए, उसमें 19,000 की, 19,000 था ना वो दूसरा वाला परचेज में, वो 19,000 को हमने साइड में रख लिया, क्योंकि फिजिकल काउंट अगर बोलेगा 31 मार्च तो उसको भी ऐड कर देंगे। अब ऐसे ही सेल है, सेल जो है
वो हमारी वो स्टॉक है जो हम लोग बेच चुके हैं। इसमें टोटल सेल कितनी लिखी हुई थी? 1,05,000। 1,05,000 में से 20 तो हटाने हैं। क्यों हटाने हैं? क्योंकि वो पहले डिस्पैच हो गए तो वो 95 में होंगे ही नहीं, पहले ही बिक गए होंगे तो स्टॉक में आएंगे नहीं, क्योंकि ये फिजिकल वेरिफिकेशन है। वो कह रहा है हर क्वार्टरली फिजिकल वेरिफिकेशन होती रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेल में 85,000 तो माइनस होगा। बोलो। यस अब इसी के बाद एक बात और लिखी हुई है कि 19,000 के गुड्स और हैं जो इस समय हमने क्या कर दिए थे? डिस्पैच कर दिए थे। क्या कर दिए थे? डिस्पैच निकल तो गए हैं, बट एक्चुअल में वो सेल में नहीं है। किस में नहीं है? नहीं है। इस सेल में नहीं है, क्योंकि ये जनवरी से मार्च की सेल नहीं थी। कब की सेल थी? अप्रैल की। कुछ समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? फिलहाल के लिए ये 19,000 माइनस होने हैं और ये 19,000 बाद में प्लस होने हैं। अगर क्या बोलेगा? फिजिकल काउंट निकालने के लिए बोलेगा तो कुछ समझ में आ रहा है? अगर फिजिकल काउंट बोलेगा 31 मार्च का फिजिकल काउंट बताओ, तो मैं बोलूंगा भाई साहब ये 19,000 भी तो आए हैं। वो बात और है कि इसके परचेज के बिल कब बने हैं? अप्रैल में, बट आ तो गए ना, तो ये भी स्टॉक पड़े होंगे। और ये 19,000 वो स्टॉक है जो निकल तो चुका है, बट इसकी इनवॉइस अप्रैल में बनी है। तो अगर मैं बुक्स के हिसाब से करूंगा तो इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, बट अगर मैं फिजिकल काउंट के हिसाब से करूंगा तो कंसिडर करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे बताओ। तो आपने कर दिया, इसमें से कितने माइनस कर दिया? अभी फिलहाल 85 माइनस कर दिए। नहीं कॉस्ट करेंगे। हाँ कॉस्ट, अच्छा सेल, ये सेल वैल्यू है। कॉस्ट के लिए प्रॉफिट दिया होगा, देखो कितना लिखा प्रॉफिट? 25% ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? 85, तो 1/5 निकाल दो, 17,000 प्रॉफिट हटा दो। सीओजीएस कितना आया? 68 माइनस करेंगे, कर दो माइनस 68, कर दिया, डन। ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर, credit note at invoiced value of 16,000 has been issued to customer in respect of goods returned during that period. इसी क्वार्टर में, जैन से मार्च में, हमने किसी को क्रेडिट नोट दिया है। किस वजह से क्रेडिट नोट दिया है? गुड्स की इनवॉइस वैल्यू 16,000 has been issued to customer in respect of goods returned during this period। मतलब ये 16,000 के गुड्स क्या हो गए? वापस आ गए। वापस आ गए, बताओ अगर वापस आ गए तो क्या मतलब है इसका? हम इस स्टॉक के अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। किस पे? कॉस्ट पे, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू 16 है तो ये सेल वैल्यू होगी। ये क्या होगी? सेल वैल्यू। सो 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, 12,800। कॉस्ट जो है वापस इन्वेंट्री में क्या कर देंगे हम? ऐड। सर देखिए सेल्स रिटर्न तो हम लोग सेल्स में से भी माइनस कर सकते हैं वैसे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कह रहा है सेल्स में से माइनस कर सकते हैं, सेल्स में से माइनस कर सकते हैं। और हमने किए भी हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे हम सेल में से ही माइनस कर देते थे सेल्स रिटर्न, वो भी कर सकते हैं। डन। कितना आया आंसर? 1,24,200। 24,200। 1,24,200। 1,21,000। वो तो नील तक हो जाएगा, 19 प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो तो नील हो जाएगा। 95,000 है, इसके बाद क्या एडजस्टमेंट हुई है? 15,200 हमने प्लस किया, हाँ हाँ 86,000 86,000 वो 90 प्लस करें, इसने फिजिकल वेरिफिकेशन निकाला। इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन निकाला। सर वैसे क्वेश्चन में नीचे लिखा था अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च, सबसे नीचे लिखा था, सबसे नीचे। वो देख लिया मैंने। सर सबसे ऊपर लिखा फिजिकल इन्वेंटरी। हाँ ये एक्चुअली फिजिकल इन्वेंट्री ही बोल रहा है, तो हम फिजिकल इन्वेंट्री के हिसाब से कर रहे हैं। तो 19,000 वो वाले हम क्या कर देंगे? ऐड परचेज में। तो हमने 85 माइनस 18 तो किया ही था ना, 19,000 वो मैंने साइड में लिखवाया था ना, वो प्लस कर दो, क्योंकि फिजिकल इन्वेंट्री करना है। ये कर हो गया 86, ठीक है 86 हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न ये भी ऐड कर दी, ये भी की होगी ना हमने 12,800। 12,800 सेल रिटर्न ऐड कर दिए थे ना, प्लस करिए। तो यहाँ तक तो करेक्ट है तीनों। ओवरकास्टिंग 1,000 रुपए माइनस करिए देखो। और गुड सोल्ड वाले जो हैं वो कितने माइनस किए हैं? इन्होंने 83,200 माइनस किए हैं। हमने 68 माइनस करें, उसमें वो 19,000 वो वाले जो प्लस करेंगे, प्लस करेंगे सर। माइनस वो माइनस नहीं किए थे हैं? हाँ। बेटा हाँ माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे। मैंने ये लिखवाया तो माइनस में तो लिखवाया, ये देखो हाँ। ये प्लस करेंगे और ये माइनस, तो ये माइनस कर दो। बट 19,000 अगेन सेल वैल्यू होगी, तो हम क्या करें? सेल का टोटल निकाल लो ना। क्या करो? सेल कितना था टोटल?
एक 5 में से 20 हटाया 85 और 19 नहीं 19 ऐड करेंगे उस कितने किसके अंदर सेल सेल्स के अंदर 85 के अंदर कितने हो गए 1 4 1 4। अब ये सेल्स है, इसको हम सीओजीएस पे निकालते हैं, कितना आया 1 4 का सीओजीएस निकालो 1/5 तो 83,200 क्या कर देंगे हम सेल वाला माइनस। यार देखो ये कंफ्यूजन नहीं है, 85,000 टोटल सेल्स थी, 1,05,000 टोटल सेल्स थी, जिसमें से 20,000 वो हटाए हैं हमने, नहीं वो 20,000 वो वाले जो ऑलरेडी आ गया, यही था हाँ 80 ये 20,000 रुपए वो थे जो गुड्स हाँ जो ऑलरेडी डिस्पैच थे, तो वो हटाने का लॉजिक समझ में आता है, वो हमने सेल्स में से हटा दिए। अब इस सेल का एक पार्ट और है जो सेल तो नहीं है एक्चुअल में, बट गुड्स डिस्पैच हो गए हैं, सेल अप्रैल का है, सेल कब की है, तो एक्चुअल में वो सेल तो नहीं है बट इन्वेंट्री तो ये भी गायब है, फिजिकल काउंट में तो ये भी नहीं आ रही होगी, तो मैं ये कह रहा था फिजिकल काउंट अगर निकालना है, क्या निकालना है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो कितने बने थे 85 और 19 और कितने हो गए 1 4, बट 1 4 वो जो है वो सेल वैल्यू है, क्या है वो, हमें क्या करना है सीओजीएस, तो 83,200 आ रहा है, 83,200 क्या कर दो माइनस, ये देखो यही आ रहा है 1,24,800, वो सिर्फ प्लस वो उसी चीज का फर्क था बस। लेकिन इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट भी लिखाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ क्वेश्चन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ लिखा है बेटा, एक्चुअल में नहीं ऊपर ऊपर मैंने पढ़ा ये लिखा है, क्या पढ़ा है देखो, keeps no stock record but physical inventory of stock is made at the end of each quarter। अब वो फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है, स्टॉक में आई है डिस्क्रिपेंसी, क्या आई है, मतलब जिसने चेक किया ना उसको डिस्क्रिपेंसी नजर आई है, तो the company's year end 31st March and their accounts have been prepared to that date, stock valuation taken on 31st March however was misleading and you have been advised to value the closing stock using the stock figure of 31 दिसंबर। तो हमें फिजिकल वेरीफाई, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे बट हमें निकालनी फिजिकली है, ये देखने के लिए कि डिस्क्रिपेंसी कितनी आ रही है, कितनी गड़बड़ है। ठीक है जी, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, सितंबर बैच में भी आया था, देखा था 10 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 3 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन आया है बहुत ही, आपको यहाँ पे निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्या बनानी होगी बैलेंस शीट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होगी। तो मैं सीधा सजेस्टेड आंसर से दिखा देता हूँ यहाँ पर, पहले आप मुझे बताओ कौन सी चीज कहाँ आएगी, बताओ, सैलरी, रिपेयर एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये आएगा ही नहीं एक्सपेंडिचर में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, फिलियर टेबल, फिक्स एसेट्स, ये एसेट्स में जाएगा, कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स आएंगे, पेपर इंक, स्टेशनरी, ड्रामा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। अच्छा अब ये आपको डेबिट साइड पे दिया है क्या, डोनेशंस आई हैं, क्या आई हैं, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, कैपिटलाइज भी हो सकती है और इनकम भी हो सकती है, वो नीचे नोट देखने होंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इनकम, इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक इनकम, सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स इनकम, आसान तो है। अब इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2024, अरे काम करो साथ साथ बनाओ बनाओ बनाओ, मैं बता रहा हूँ, बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब रनिंग फटाफट करना है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिट साइड में लिखते हैं सबसे पहले क्या, बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है वो आपके सामने है, कितनी रिसीव हुई है 10,000, बट इस सब्सक्रिप्शन जो 10,000 आई है आप उसको फाइनल बाहर कॉलम में नहीं लिखोगे, इनर कॉलम में लिखोगे 10,000, यही किया ना, इनर कॉलम में लिखने के बाद आप क्या करोगे, पुराने आउटस्टैंडिंग इन एरियर्स फॉर 2024 कितना दिया है 1200, आपको ये जो अकाउंट दिया है वो कौन से साल का दिया है, ये 2024 के लिए 31 दिसंबर 2024, मतलब 2024 इस करंट ईयर, मतलब इस साल का एरियर है कितना 1200, ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे ऐड। अब 2025 का एडवांस आ गया जो 24 में ही आ गया होगा, माइनस कितना आया 10,650 लिख दो, क्रेडिट्स वहां पे बड़े फाइनल कॉलम में लिख दिया, लिख दिया। अब आ जाओ और क्या आएगा इनकम में, डोनेशन के ऊपर कोई नोट है चेक करो, यस 60% डोनेशन कैपिटलाइज, मतलब स्पेसिफिक
यानी ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा। 40% जनरल है, तो वो कहाँ जाएगा? इनकम में। तो 40% कर दो, कितनी है? 7,000 का 40% 2800 डाल दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट साइड पे बाय जनरल डोनेशन, कितनी? 2800। फिर उसके बाद एंट्रेंस फीस, इस पे कोई नोट है? चेक करो एंट्रेंस फीस। यस, सारा का सारा क्या मान रहा है? रेवेन्यू इनकम। तो देखो बाय एंट्रेंस फीस कितनी? 1500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितने की दी हुई है? 100। ये भी आएगा, बट इसमें लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 200। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो टोटल जिसमें से इंटरेस्ट मिला कितना है? 100। ये इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कह रहा है, ये आउटस्टैंडिंग नहीं बता रहा है, ये एक्रूड बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इस साल का इंटरेस्ट है कितना? 200, बट आया कितना है? 100। तो इनकम में आना चाहिए पूरा 200। देख लेते हैं, ये आउटस्टैंडिंग तो नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, आउटस्टैंडिंग ही लिखा है। सर नीचे दे देते हैं, इसमें स्टार दे देते हैं। क्या? वो स्टार कोड दे देते हैं। ये गलत, इंटरेस्ट एक्रूड नहीं लिखना चाहिए, फिर लिखना चाहिए था एक्रूड ड्यू लिखना चाहिए था। ये ड्यू है। एक्रूड का मतलब होता है साल में अगर एक्रूड है, इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट। स्टार पॉइंट दिया है, क्या दिया स्टार में? फिर भी नहीं दिया। ये तो बताओ तो वहाँ पे हाँ, सबसे नीचे होगा। नहीं है बेटा, ये वैसे इंटरेस्ट एक्रूड लिखा हुआ है, बट ये है इंटरेस्ट एक्रूड की जगह पे क्या लिखा है? एक्रूड। ये आउटस्टैंडिंग है, ये इस साल का इंटरेस्ट है जो अभी आउटस्टैंडिंग है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर का, ठीक है। बट इन्होंने आउटस्टैंडिंग है जो ये 200 रुपये लिखा हुआ है, और अगर 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है जो मिला नहीं, तो क्या करेंगे? 100 रुपये के अंदर हम 200 रुपये क्या कर देंगे? ऐड। तो 300 डाल देंगे, वहां पे डाल दो बाय इंटरेस्ट 100 रिसीव्ड में लिखो 100 और प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग 200। ये हो गया, टोटल में लिख दो 300, राइट हैंड साइड पे लिख दिया 300। इसके बाद और क्या आ रहा है? इंटरेस्ट रिसीव ऑन फ्रॉम बैंक, ये भी आ जाएगा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक है 400। सेल ऑफ न्यूज़पेपर आ जाएगा, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, फटाफट लिखो 250। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमाउंट लिख दो। सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स, अब ड्रामा टिकट्स दिए ना, ड्रामा के एक्सपेंस भी दिए, तो उसमें से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सीधा प्रॉफिट लिख दो, कितने आ रहे हैं? 750 ड्रामा, ठीक है, 750 लिख दिया। अब जरा डेबिट साइड पे आ जाओ, आपको दिया है फर्नीचर परचेज। अच्छा और है सैलरी 3000, लिखो सैलरी डेबिट साइड पे, टू सैलरी। बट इसमें कुछ एक वो है एडजस्टमेंट है सैलरी पे, नहीं तो सैलरी लिख दी 3000। रिपेयर एक्सपेंस लिखो 500, इस पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। आगे फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, छोड़ दो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख दो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिखा है प्रीपेड है 90 रुपए, तो माइनस कर दो, बताओ। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं आपके 500, 410 आएंगे। डन। इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, इसका कोई लेना देना नहीं, आगे आ जाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम 300। अब इसके अंदर लिखा है आउटस्टैंडिंग है कितना? 80, ऐड कर दो 80, ऐड कर दो और टोटल लिख दो 380, कर दिया। बिलियर टेबल हमारे बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड पे। पेपर इंक आ जाएगा। अच्छा, बिलियर टेबल का कुछ और भी बैलेंस भी दिया है? सबसे नीचे वाली एंट्री बिलियर टेबल 30,000 का खरीदा था 2023 में, और 20,000 रुपए पे किए हैं अभी तक, उसके 10,000 हमने पे नहीं किए थे, तो अब हमने कर दिया ना, तो क्या दिक्कत है? तो ये वैसे भी एक्सपेंस नहीं है। बिलियर टेबल आपने खरीदा था 2023 में, कितने रुपए का? 30,000 का, और हमने 20,000 पे किए थे उस समय पर, आज हमने 10,000 पे कर दिया, तो पुराना बिलियर टेबल की पेमेंट है जो अब हम कर रहे हैं। तो इसका फर्नीचर में बैलेंस शीट में आएगा कितना आएगा? 30,000, बैलेंस शीट में पूरा 30,000 ही आएगा। डन। पी&एल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। पेपर इंक 250 रुपए वो लिखो,
और ड्रामा वाला लिख लिया हमने पहले। कितना आया सरप्लस? सरप्लस लिख लो, कितना आया? अच्छा मैं नोट्स देख लेता हूँ, सारे नोट्स हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, हो गई सर। तो सरप्लस निकालो। सर 10 मार्क्स और बढ़ा सकते हैं। ये घुमा देना, क्वेश्चन देता है 15-20 नंबर के। कुछ नहीं है यार, घूमना घूमना। 12 क्वेश्चन। कितना आ रहा है चेक करो ना, 12x प्लस आ रहा है। अब बैलेंस शीट बनाओ, बना लोगे बैलेंस शीट? चल लेंगे। बैलेंस शीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी पार्ट देखो। ए बी सी, अकबर बीरबल चेतन, ए बी सी, रेशियो कितनी है? 5:3:2। दे टुक JLP 2021 में फॉर 1.5 लाख, प्रीमियम कितना? 9,000, बीइंग पेड एनुअली ऑन 10 जून। सरेंडर वैल्यू दी हुई है 31 दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर्स। हर साल की सरेंडर वैल्यू दी है 21 की, 22 की, 23 की, 24 की। अकबर रिटायर्ड ऑन 15 अप्रैल, कब रिटायर हो गया? 15 अप्रैल। द पॉलिसी वाज सरेंडर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर JLP अकाउंट फॉर 21 to 25। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जिनको नहीं आता होगा उनके लिए धज्जियां उड़ जाती हैं। तो बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते ना JLP, चक्कर तो ये है, JLP की इज्जत करते नहीं है। हमारी तो है। JLP अकाउंट बताओ, सबसे पहले आपने JLP पॉलिसी कराई थी 1.5 लाख रुपए की, जिसका प्रीमियम आपने हर साल कितना देते हो? 9,000। पहले तो ये देखो कि आपको ये देखना है JLP के 3 केस होते हैं, याद है? 3 केस होते हैं। एक, अगर JLP प्रीमियम को एक्सपेंस मान लो। नंबर 2, JLP को एसेट मान लो। और एक है एसेट प्लस सेक्शन। along with reserve, assuming the policy is maintained and surrender value basis। यानी JLP को क्या मानना है यहाँ पे? एसेट मानना है। क्या मानना है? एसेट। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले JLP को पे किया, कौन सी तारीख को पे किया प्रीमियम? 10 जून 2021। JLP अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए पे किया? 9,000। बच्चों बताओ, और क्या 2021 में सरेंडर वैल्यू कितना दिखा रहा है? निल। तो इसका मतलब सारा का सारा कहां जाएगा? P&L में। एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू JLP। सो बाय P&L कितना? 9,000। JLP का लेजर क्लोज। समझ में आया कि नहीं? अगले साल फिर से प्रीमियम दिया 10 जून को टू कैश, कितना? 9,000। और इस बार JLP का अमाउंट सरेंडर वैल्यू कितना बता रहा है? 2700। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी का अमाउंट कहां जाएगा? P&L में। कितना? 6,300। कुछ समझ में आ रहा है? 6,300 P&L में चला गया और बाकी का बैलेंस रह जाएगा, ये जाएगा हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। बोलो यस और नो। अगला बताओ। यस। अब यहाँ पे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे 1/4/2023। नहीं 1/4 1 जनवरी होगा, कैलेंडर ईयर ना, कैलेंडर ईयर, ये कैलेंडर ईयर है शायद, 31 दिसंबर। है ना? 31 जनवरी कैलेंडर ईयर है। तो 1 जनवरी टू बैलेंस BD 2700, और फिर इसके बाद टू कैश 10 जून को कितना? 9,000। अब फिर से आएगा बाय P&L, बट कितना आएगा बताओ? 6,000 रुपए का सरेंडर वैल्यू। तो आप सीधा बैलेंस शीट लिख दो ना यार, पहले बैलेंस शीट लिख दो। कितना है? 6। इतना पैसा 2023 में आपका क्या बचेगा? सरेंडर वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है भाई, देखो सरेंडर वैल्यू का मतलब ये है कि आज आपने पॉलिसी को अगर वापस कर दिया तो आपको कितने पैसे मिल जाएंगे। तो ये एसेट है। तो सरेंडर वैल्यू अगर ये 6,000 एसेट है, क्या है? 6,000 एसेट है, तो बाकी सारा क्या है? नुकसान। तो डाल दो P&L में। कितना आया? हाँ 57। अबे मैगी क्या कर रहा तू? आंसर में 67 है क्या? अब जागी है, एकदम से जागी है। 57। नहीं पढ़ने वालों हूँ पीछे। नहीं चलिए तो मेरे को आगे बढ़ा दिया। टू बैलेंस BD सॉरी 6,000 आ गया हमारा 1 जनवरी।
फिर इसके बाद फिर 10 जून को फिर से पे किया टू कैश कितना 9,000। और अब आपके पास जेएलपी का कितना पैसा है 10,800, तो बाय बैलेंस सीडी में लिख दो 10,800। एक सेकंड, अप्रैल में तो रिटायर हो गया ना? 15 अप्रैल 25 है ना मेरे भाई। सर ये 24 में दे रहा है 24। बाय पीएनएल कितना 4500। डन। यस सर। इसके बाद टू बैलेंस बीडी फिर से लिखो 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी कितना अमाउंट आएगा 10,800। और इसके बाद अकबर रिटायर हो रहा है अगले प्रीमियम को देने से पहले, है ना, तो पॉलिसी सरेंडर हो गई, कितने रुपए मिलेंगे 10,800। अरे बोलो यार। यस सर। तो बाय बैंक, बाय बाय। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बोलो यस सर। ऐसे ही होगा ना। यस सर। तो 10,800 हमारा लेजर क्या हो गया क्लोज। क्या सर 4-5 साल बाद 10,000 रुपये अपने अमाउंट को थोड़ा ना देखते हैं। 800 का कपड़ा ये क्यों बुरा लग रहा है? सही है सर। परफेक्ट बना ना। यस सर। सर पढ़ने वाले बच्चे हैं ना। अगला सीता गीता मीना पार्टनर्स 1 अप्रैल 23 फिक्स कैपिटल्स दिए हुए हैं 7.5 लाख 375 375। एज पर डीड मीना वाज एंटाइटल्ड टू सैलरी 75,000 पर मंथ। अरे कितना आसान क्वेश्चन है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। ये याद है कि नहीं याद है? एनालिटिकल टेबल करो फिर फटाफट, बनाओ फटाफट एनालिटिकल टेबल। आगे तो फिर सारा पेपर ही आगे चल लेते। सर ये पूरा पूरा ना वो मेरा सितंबर का टाइम जो इनका होता ना वही उठा के दे देगा, पूरा का पूरा सेम वैसे ही है। अब बताओ मेरी गलती है नहीं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आईसीआई ऐसे ही करता है बेटा, क्या करे, पेपर ऐसे ही आएगा फिर भी नहीं होगा। नहीं हो सकता फिर तो हो जाएगा सर। फिर बच्चे एंड में आके सर सर, Confidence आ रहा है। कोई ना कोई बच्चा निकल ही आएगा, देख लेना। गौतम आएगा सर। करो करो इसको एनालिटिकल टेबल, याद है ना सबको? अरे करो भाई। सीता मीना रोम। ये टेबल आपको याद आ रहा है ऐसे? याद है। ये एग्जाम में कैसे होगा? अच्छा अच्छा, मेरे को लगा टेबल देखे ओ अच्छा ये ऐसे करना है। बताओ, आपने डीड के अंदर लिखा है मीना को सैलरी मिलेगी 75,000, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो ऑफ कैपिटल में बटेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 495 और 31 मई 2025 का दिया हुआ 675 वो डिवाइडेड इक्वली। 2 सालों के प्रॉफिट गलत बांट दिए विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। मुझे क्यों लग रहा है मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी अभी कहीं देखा है पार्टनरशिप में बीवाई क्यों है? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? यूएसए का मैगी। अब पहले तो 495 23-24 की जो सैलरी है नेट प्रॉफिट है 495 वो गलत रेशियो में बांटा हुआ है, इक्वल बांट दिया है। इसको क्या करेंगे पहले एड बैक, क्या करेंगे वापस लेंगे ना इनसे, तो इनसे प्रॉफिट छीनना है वापस, तो क्रेडिट कर रखा होगा प्रॉफिट क्या कर देंगे डेबिट 24 का भी और 25 का भी, तो दोनों प्रॉफिट एक साथ कर दो। एक साथ कर दो फॉर 23 24 एंड 24 25। अरे मेरे को याद आ रहा है ये क्वेश्चन तूने पूछा था, मुझे याद आया है ना, मैं वही कहूँ मैंने कहीं देखा है क्वेश्चन उसी वो रेक्टिफिकेशन वाला, यही तो क्वेश्चन है सेम। नहीं ये एक्चुअली सोच रही थी ये। तो 495 675 टोटल करो 6,010 11,70,000 1170
1170 फर्म को दोबारा क्या कर दो, क्रेडिट, और पार्टनर्स को क्या कर दो, डेबिट, इक्वली निकाल दो। 1170 को डिवाइड बाय 3, 390, 390, 390, डन। अब जिनको जो जो सैलरी देनी है सैलरी दे दो। सैलरी किसको देनी है, मीना को। मीना को देना है 75,000 एक साल की, तो 1.5 लाख रुपए क्रेडिट कर दो, और फर्म को क्या कर दो, डेबिट। बोलो हाँ या ना, ठीक है। 1.5 लाख कर दिया, समझ में आ रहा ना, 2 सालों का करा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC क्रेडिट कर दो 5%, निकाल लो इनका, निकाल लो। 75,000 इसका आएगा, 1.5 लाख डबल कर दो एक साथ, तो 75,000, 37,500 और 37,500, और टोटल कर दो 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख डेबिट हो जाएगा, डन। इसके बाद प्रॉफिट लॉसेस को किस रेशियो में बांटना है, कैपिटल्स की रेशियो में बांटना है, और आपने इक्वल बांट दिया था। ये रेशियो बनेगी 2:1:1, तो इसको करेक्ट प्रॉफिट निकाल लो। करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा, माइनस करने के बाद 1170 माइनस 3 लाख, 870, 870 को बांट दो आप 2:1:1 की रेशियो में, बताओ कितना आ रहा है, 348। नेक्स्ट, स्टार्ट कर देंगे 1.5 लाख, अगला तो बता। अगला तो 174 आएगा। 1170, बताओ ये कितना है, 390 है, 4 लाख आएगा, 4 लाख। अबे जीरो तो 3 ही दिख रहे हैं, दूर से भी। 435, 35 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, 33 होगा। 4 आएगा। क्या कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन में घपले कर रहे हैं, पता नहीं। सर 33 आप ही बोल रहे थे अभी। 39 कोई 390, ये मैं 249 ये देख 249, ये कहाँ से आता है यार, ये बोल रहा है 249, क्या मतलब हुआ, मतलब 2,11,500 आएगा, 211, 500। और इसमें भी शायद नहीं, इसमें 1.5 लाख माइनस कर देंगे। 390, और ये 2,11,000, 3 लाख, 3,500, कितना आ रहा है। 261,500। अरे भाई वो कैलकुलेटर पे कर रहा है, उसको बताने दे कितना, फिर टोटलिंग में मिस्टेक हो गई। तो बोला किसको बोल रहा था, पहले बता किसको बोल रहा था, बोल रहा हूँ मैं, किसने निकाला था 348, किसी ने बताया 348, क्या कर क्या रहे हो यार तुम लोग। पहले कहाँ बोला तुमने मुझे, अच्छा बताओ कितना, 435, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 435, और अगला 217, ये कह रहा मैं कह ही रहा था कितनी देर से, पता नहीं किसको। 390, और ये कितना आ रहा है 5 भाई। अब 1 मिनट, कैलकुलेटर पकड़ के 1 मिनट ढंग से देख लो। सर सबकी जगह सर मैंने जितने कैलकुलेशन बनाया सारी सही लिखी थी, एक भी गलत नहीं थी। सर किसी का मत सुनो, आप खुद निकालो। वाह, लाओ कैलकुलेटर लाओ कर लो। सर 1255 कितना आ रहा है, 1255 हाँ वही ये कह रहा है 125। सर वो सर को पता है वो इसकी वजह से गलत हो गया सर, उसकी वजह से थोड़ा गलत हो भाई अब वहां पे अपना मैं दिमाग भी निकाल तो ही कुछ नहीं लगा। फिर बोल रहा सर, ये बोल रहा 48 हो गया। कितना,
22 पे बोलने था तो गलत होने को 4,05,000। अब दोनों का डिफरेंस निकालो। निकाल एस को 390 मिल गया है, मिलना चाहिए था 510, तो एस को कितना और दे दें? 120 डेबिट कर दें। क्रेडिट करेंगे। पहले सुन ले ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ तुम लोग ध्यान नहीं से रट्टे मारते रहते हो बैठे बैठे। एस को मिलना कितना चाहिए? 510, ये मिलना चाहिए, और मिला क्या है? 390, तो कितना और दे दें? तो क्रेडिट करेंगे। 120 को क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा जी का बताओ। मिल गया 390, मिलना चाहिए था 255, ज्यादा मिल गया, तो क्या करेंगे? डेबिट। कितना? 15,000 क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? जी डेबिट। गीता मीना बकवास करवा लो बैठे बैठे, पूरा दिन टाइम पास कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा ये क्योंकि फिक्स कैपिटल्स थे ना, तो एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू होनी है। किसके थ्रू होनी है? क्योंकि कैपिटल्स क्या लिखे हुए थे? फिक्स्ड। तो एंट्री क्या होगी? करंट अकाउंट। गीतास करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है जी, पता है ना? अगला क्वेश्चन, XYZ पार्टनर्स 3:2:1 रेशियो, डिसोल्यूशन है। ठीक है, और फॉलोइंग इज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू हो गए। ओहो, ऐसा क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। ये जान के तुम्हें झांसा दे रहे हैं कि ऐसा एग्जाम में आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा कुछ। ये कुछ ज्यादा ही आसान दे दिया इन्होंने। तो ये 50% याद तो आ रहा है ना? ये आता है ना? हो जाएगा। रिलेशन करके दिखाओ फटाफट। करना है अभी। अरे प्रैक्टिस तभी तो रिवीजन हो जाएगी ना, एक रिवीजन हो जाएगी, कोई बात नहीं। रैंडमली क्वेश्चन आ गया, रिलेशन अकाउंट, सिर्फ रिलेशन बना दो फटाफट। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं। सितंबर का भी यही दिया था इन लोगों ने कि तो रहने दे, रहने दे। और क्या है बेटा जो पेपर में आया था वो भी बड़े झंडे गाड़े थे। बात सही है। पेपर में ऐसा भी नहीं था कि तुम मतलब 50 से कम तो किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए, किसी भी हाल में 50 से कम आने ही नहीं चाहिए। सच बता रहा हूँ, ऐसे पेपर भी नहीं थे कि 50 से कम, इतना मर्जी वर्स्ट हो जाए। मैं टोटल नहीं कह रहा था, मैं अकेले अकाउंट्स की बात कर रहा था। हाँ। कहीं ये सोच रहा हो अच्छा टोटल 400 में से 50 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। कह रहे ये तो मेरे पोटेंशियल से कम बोल दिया इन्होंने। क्या थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। चल जूम आउट कर दो उसे। नहीं अभी भी नहीं तो वो सब उठ रहे हैं बच्चे। ये जान के सही है। क्यों? बार सो के उठते हैं ना इसलिए। वही रखता है अभी तक। उठा भी नहीं है। ये तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं क्या करें? क्या कर सकते हैं, कर ही नहीं सकता कुछ। लिख क्या रहा है? फॉर्मेट बना रहा है? कर रहा है।
हो गया? तो नीचे नीचे देखना नीचे का देख भाई, हो गया ये तीनों पॉइंट्स, चारों सबके हो गए वाले पॉइंट्स, नहीं तो फोटो खींच लो अगर नहीं हुआ है तो। अब ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइज्ड है। आपको पता है ना रियलाइजेशन अकाउंट में रिजर्व और कैपिटल्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, और दूसरी तरफ कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं होता एसेट साइड पे। बताइए क्या किया, ये पता है? सर इतना तो दिखा तो सही क्या किया है। करने तो दो। सर रियलाइजेशन कहाँ पे? आगे आंसर 24 कहाँ पहुंची? तेरी लास्ट पॉइंट आउटस्टैंडिंग पे ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना? क्या ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसको पे करेंगे। हो गया? रियलाइजेशन का आंसर आ रहा है सर एक मिनट 24,000। 24 आपसे ये गलती से ठीक हो गया। आगे सर 24 आ गया सर, चलो। दिखाइए भाई क्या किया है। सर मेरे पीछे क्यों पड़े? फिर पीछे पीछे पूरी आ रहा है। सर इसमें ठीक करती है सर कैसे बोल रहे हैं? मैं तो आपने नहीं पता पता है मार सर प्रोविडेंट फंड होता है EFC, ये लायबिलिटी होती है, पीएफ उसको हम लोग पहले तो लेकर आएंगे, उसके बाद हम पे ऑफ भी करेंगे। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी बेटा, पे करे बगैर कंपनी बंद ही नहीं हो सकती। अरे बोलो डन। हाँ जी 24,000 आ गया तेरा? नहीं है? दिखाइयो। अभी नहीं किया, कल कर लिए थे मैंने, हम डिजिटल फिर भी नहीं हो रहा तेरे से, यहाँ पे भी लिखा नहीं मैंने कुछ भी, मतलब तो फिर करने क्या है वो काम? वो काम कौन सा काम? सर वो काम अरे कर कर तो ली, तो जैसे हो क्यों नहीं रहा है ये पूछ रहा हूँ। और फिर आया तो फिर क्यों आया? टाइम पास करने आया? हाँ इको की क्लास तो बाद में है ना, हो गई तो वो फॉर्मेलिटी के लिए बैठ गया कि मैं भी दिख जाऊं कि मैं कर रहा हूँ पढ़ाई है। भाई इससे इससे अच्छा तो था कि क्वेश्चन करके रखता फटाफट, इनको आंसर्स तो बताता तू पहले, सबसे पहले। रोला है, रोला। भाई अब ये तो मार्क्स बताएंगे सीए फाउंडेशन के मार्क्स अब कितने आते हैं? एक चक्कर दे रखा था और 60 नंबर से कम आए ना जूते पड़ेंगे, जूते, समझ गया? 7 नहीं 60 बोले 60। 60 नंबर से कम आए ना, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ 60 नंबर से कम नहीं आने चाहिए, समझ गया? जूते पड़ेंगे, समझ गया? ध्यान रखना है इस बात का। चल हील वाले मारता। हाँ मैं लड़कियों से ले लूंगा हिल वाले। मेरे बारे में तो बोला ही नहीं ना। अच्छा बस अब करें आगे, हो गया रिलेशन नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा तो आगे क्या होगा? ये हो गया कि नहीं हो गया? सीए जोड़ 24,000 लिख दे, सीधा 24,000 लिख दे, प्रॉफिट 24,000। हाँ भाई तू वैसे भी, मेरा नाम क्या है? जेपी सर ना, जेपी सर ही बोल, जे सर नहीं है, ये मेरा नाम सबको बोलता है जेपी सर। ऐसे पंगे मत लो यार उसे।
हाँ पहले ही कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, टेंशन नहीं है। अगला करो, अगला सर और करना है guys? carried on खाना खाना है? entry का हाँ, question है सर, भाई। 11 सबको खाना है, मैंने भी नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। तो तू लंच कर ले पहले। अभी क्या मैं ब्रेक दे दूं? क्वेश्चन खत्म करते हैं ना बेटा, थोड़ी देर का क्वेश्चन है। मैं वो बंटवारे में काम नहीं करता, करूंगा तो फुल एंड फाइनल, या आर या पार, सीधी सी बात। मैं ऐसे लटकाने वाला काम नहीं करना। अब इधर देखो, लटकाने वाला काम नहीं। अब इधर देखो, क्वेश्चन ये सिंगल एंट्री का है। ये वैसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। बुक का क्वेश्चन है, वेरी गुड। स्टडी मेट का सेम, फिगर्स भी सेम है, देखना Yes, yes, sir. Same. फिगर्स भी सेम है। चेक करना है। सर सेम है सर, सेम है। अगर ऐसा मानो इसको मार। चलो ये हो जाएगा, ठीक है। Study math. सर को शेयर वाला करवा दो। बोला पड़ गया, ये हो गया। यही पढ़ के आई होगी पूरी मेहनत करके। अच्छा एक मिनट, गौर एसोसिएट्स बॉट अ कंप्यूटर सेट, ये हमने किया नहीं था। ये जैन अटेम्प्ट में आ रहा है। हाँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, नंबर अटेम्प्ट ये अभी हमने डेप्रिसिएशन की जब प्रैक्टिस करी थी तब भी एक क्वेश्चन दिखाया था, वही सेम क्वेश्चन। अरे किया भी था, क्लास में ही कराया था शायद, कंप्यूटर वाला। अच्छा, तू यही बोल रहा है? ये बोल रहा है? सर ये एंट्री देके मिसगाइड करना है। अगला क्वेश्चन है, Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग बनाना पड़ेगा इसमें। आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? Yes, sir. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस करो करो, प्रैक्टिस हो जाएगी फटाफट। बहुत टाइम हो गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर थोड़ा zoom out कर। अरे तो ये तो कर, आ गया सारा। अमाउंट अमाउंट लिख दो बेटा, क्या दिक्कत है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। सिर्फ amount है भाई, sir. हाँ हाँ, जा बेटा तू दवाई खा ले। हाँ तेरे को बोल रहा हूँ, दवाई खानी खा ले। अच्छा घर जाके, घर जा। रुक जाना यार, साफ करने को। कौन सी बोतल है? अच्छा अच्छा कितने का? सॉफ्ट बैग। सर ज्यादा सस्ता नहीं रहा भाई। 25 अच्छे से। 125 चलो क्वेश्चन करो। रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आएगा? ओपनिंग, रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, परचेज रिटर्न भी दिया तो वहीं पे माइनस कर दो, परचेज रिटर्न प्लस, नहीं वेजेस वगैरह सीधा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है। कैरेज इनवर्ड डाल दो उसके अंदर, क्या डाल दो? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आप उसके अंदर डाल दो, किसमें? परचेजेस में ऐड करके, और फिर माइनस क्लोजिंग 4935, ये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम समझ में आया? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस मटेरियल से रिलेटेड जो एक्सपेंस है विच इज कैरेज इनवर्ड, और उसमें से माइनस कर दो क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इज दैट क्लियर? ये पहली बार सुन रही है? सर एक मिनट। अबे इसमें है ही क्या? वही तो बात है ना, है ही क्या इसमें? करिए। अमाउंट भी बहुत बड़े हैं। सही है, सिर्फ कैलकुलेटर बेस नहीं कर लिया सारे सर फॉर्मेट देखो इसका पहले आप, एक लाइन का फॉर्मेट है सर ऐसे दोस्त हो ना, वो लिख रखिए ना। चलो भी जाना। अब बस कर क्वेश्चन कर। चुप रहिए आप।
कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस कैबिन आएगा नहीं आएगा। भाई। देखो ऐसा है, मैं बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। ये डेबिट साइड पे आएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें से क्लोजिंग माइनस करना होता है, बट क्लोजिंग ज्यादा है तो माइनस नेगेटिव फिगर में आ जाएगा, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? ठीक है, समझ गए ना? क्रेडिट में आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट में 75,07,500 माइनस 65,62,500 ये कर सकते हो, या आप इसको ओपनिंग में रहने दो, इसको क्लोजिंग को क्रेडिट साइड पे ले जाओ। डन। ओपनिंग रॉ मटेरियल डेबिट, ये भी, ये माइनस होना है, ये प्लस होना है। इसमें से परचेज क्या कर देंगे, ऐड, और इसमें कैरेज इनवर्ड भी क्या कर दो, ऐड, और परचेज रिटर्न क्या कर दो, माइनस। बस क्लोजिंग स्टॉक वो आ जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वो लिखना है हमने वहां पे। कहाँ पे? डेबिट साइड पे। सर 3,34,11,000 आंसर। अभी इतना ही आगे भी है। बस डायरेक्ट वेजेस आ गया डेबिट साइड पे, और पावर इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट, इनकम। इसमें क्या ही था? आंसर आंसर बताओ। कितना आया? 3,34,11,000। 3,34,11 सही है, सही सही है। ठीक है, नहीं है। ये देखो वही किया है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वहां दिखा दिया, क्लोजिंग वहां दिखा दिया। या आप ये कर सकते थे, क्लोजिंग क्योंकि ज्यादा है तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करके अमाउंट लिख दो। डन। अरे बोलो, हो जाएगा। आ गया प्रेफरेंस शेयर्स, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 36,000, ये अपने क्लास में 12% redeemable preference shares, 4,000 10% redeemable preference shares, 8 रुपए पेड अप है, 2 रुपए अभी अनपेड है। ये सेम बेटा दोनों गिवन होते हैं तो हम पहले पेड अप वाले पे देखते हैं। 12% पे देंगे बस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? P&L अकाउंट 1,60,000, जनरल रिजर्व 240, सिक्योरिटी प्रीमियम 30, और कैपिटल रिजर्व 42। फॉर रिडेम्पशन 4,000 इक्विटी शेयर्स एंड 10 each आर इशूड एट 10% प्रीमियम। ये कौन सा केस है? ये है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। आपको याद है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दो प्रकार से हो सकते हैं, एक फ्रेश इशू और एक टीआरआर। तो यहाँ पे फ्रेश इशू बोल दिया उन्होंने कि रिडेम्पशन करने के लिए हमने फ्रेश इशू किया इतना, तो ये तो फ्रेश इशू में आ गया। इसके अलावा एट द सेम टाइम 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन 1st January at a premium of 2 per share. The whereabout the holder of 200 shares of 10 each are fully, अरे ये तो बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके असाइनमेंट सेम आंसर, मेरे ख्याल से सेम ही क्वेश्चन है, फिगर भी चेंज नहीं हुई नहीं, होगी। उसमें 100 शेयर्स था, इसमें 200 शेयर्स है। बस तो ये आप अपने मटेरियल से देख लेना यार, ये हम कर चुके हैं क्लासेस के अंदर, स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं। नीचे बोनस का दे रखा है। इसमें क्या करना है बताओ? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, प्रेफरेंस शेयर्स तब तक रिडीम नहीं हो सकते जब तक वो फुली पेड ना हो, तो पहले उनको कॉल्ड अप करना होता है। क्या करना होता है? सर है ना? इसमें कोई नहीं करते, 10% 12% को रिडीम करना है। अच्छा ठीक है, 12% वाले इसमें रिडीम भी किसको करना है? 12% वाले को ही करना है, क्वेश्चन में लिख दिया है। एट द सेम टाइम 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम। इसका मतलब है नहीं लिखा होता तो नहीं लिखा होता तो हम लोग इसके लिए हम पहले एंट्री पास करनी पड़ती है, वो वाली प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल वाली। फाइनल कॉल को रिडीम करे, फाइनल कॉल मंगवाए बगैर आप रिडीम कर नहीं सकते। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस चीज के ऊपर मांग रहा है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि आप जो रिडीम करने जा रहे हो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने जा रहे हो? 12% प्रेफरेंस शेयर्स, वो 10% की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने क्लास में रहा था, आपने वो नहीं करा था, कोल पैसे मंगाए नहीं थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कह रही है कि अगर नहीं किया होता तो, अगर ये चीज ना लिखी होती तो उसमें नहीं लिखी थी, ऐसा हो ही नहीं हाँ, सकता। उसमें नहीं लिखा था, मेरे को याद है 3 नहीं लिखी लिखा था। हाँ मुझे भी याद मैं है, दिखा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16 उसमें लिखा नहीं था कि आप लोग रिडीम कौन सा हाँ करें। सर आप अपना असाइनमेंट खोलो ना, एक ही बात है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, जहाँ पे मिल गया 3 या 4 होगा। इंटर करनी है। अरे गलती से खुल गया यार, और नहीं तो क्या रहा आगे। एक टाइम की खुशी तो
company accounts. Last page. ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 है नहीं हाँ ये क्वेश्चन यही नंबर है 1 है यही है हाँ देखो सर सर नहीं लिखा है थर्ड पैराग्राफ से देखो को रिडेम्पशन 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीस स्टैंड ईच। हाँ तो ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी कि उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स लिखा नहीं हुआ था, इनको लिखना चाहिए था प्रेफरेंस शेयर्स। एक बात समझ लो, ये बात मैं पहले भी करवा चुका हूँ एज अ कंपनी लॉ के केस में, कंपनी लॉ में भी बता चुका हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम ही नहीं हो सकते जब तक फाइनल कॉल ना मंगवाया जाए। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो आप मंगवाओ फाइनल कॉल, बिना मंगवाए आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। ये चीज हमने बोनस शेयर्स में भी होती है। बोनस शेयर्स में भी आप फुली पेड जब तक बोनस शेयर्स ना हो, शेयर्स ना हो, तो हम उसको इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते। सिमिलरली इन दिस केस आपको बोनस शेयर्स इशू करने की बात कर रहा था कि अगर आपको फुली पेड बोनस शेयर इशू करने हैं तो उसके लिए पहले शेयर कैपिटल क्या होना चाहिए, फुली पेड अप होना चाहिए। अब वैसे ही यहाँ पर भी प्रेफरेंस शेयर भी फुली पेड नहीं है तो उसको रिडीम नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है जो इन्होंने इस क्वेश्चन के जरिए इसको ठीक किया है, अभी इन्होंने ठीक किया है, समझ गए। इस क्वेश्चन में इन्होंने इंफॉर्मेशन देकर इन्होंने यहाँ पर ठीक कर दिया इस क्वेश्चन। एक्चुअली वही क्वेश्चन को आप फिगर्स भी मुझे लगता है सेम ही होंगी। नहीं उसमें 100 शेयर उसमें 3000 है उसमें 4000 है और इसमें 100 शेयर है उसमें 200 है और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो 2 ही दिए हुए हैं वैसे। ऑल शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। At the same time, preference shares are to be redeemed on 1 January 24 at a premium of 2 per share। ठीक है, यहाँ पर ना मिसिंग था वो इन्फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने इस समय पे तो जो है प्रेफरेंस शेयर्स जो जिनका पूरा पैसा आ गया उन्हीं को रिडीम किया है। जो प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेबल हो चुके हैं उन्हीं को रिडीम किया, इसके अलावा रिडीम नहीं किया। इस क्वेश्चन में तो लिख दिया ना क्लियरली, क्या लिख दिया कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से वाले रिडीम कर रहे हैं 12%। तो ये क्वेश्चन क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया उसने। बाकी का तो वैसे ही है, सेम सॉल्यूशन तो सेम ही होगा। इसमें सिर्फ 12000 वाले को 12% यही वाला ना, हाँ यही है 12000 12% वाले को देखना है बस। तो नीचे लिख भी रखा है वर्किंग ग्रुप में पहला वाला पॉइंट पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कांट बी रिडीम्ड। ठीक है। तो सर हम भी ऐसे कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन में मिस्टेक ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे इंस्टीट्यूट करेगा तो यही करना पड़ेगा आगे। बट हम लोग बायबैक करेंगे आगे जाके, इंटर लेवल पे बायबैक आता है, उसमें ये बात बताई जाती है क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हम लोग बोलते हैं बायबैक में भी सेम चीज होती है। बायबैक का मतलब भी रिडेम्पशन होता है, ये पता है। बायबैक का मतलब रिडेम्पशन होता है, बट बायबैक होता है इक्विटी शेयर्स का। किसका होता है? तो जब इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना होता है तो फुली पेड होना चाहिए, वरना हम उनको बायबैक नहीं करते हैं। तो फुली पेड अप नहीं है तो हम एंट्री पास करते हैं स्पेसिफिकली, क्या कि पहले उसका कॉल मंगवाया, पैसा आया, उसके बाद बायबैक किया। अनटिल अनलेस वो हो जाए हम एंट्री पास नहीं करते। अब ये क्वेश्चन में दिया नहीं होता था, हम वो काम करते थे। अब फाउंडेशन लेवल पे वो नोट डलवा रहे, हालांकि करना तो वैसे ही चाहिए। नोट डाल देंगे, ठीक है। क्या डाल देंगे? नोट कि पार्टली पेड शेयर्स को हम लोग फुली रिडीम नहीं करेंगे। डन। और क्या क्वेश्चन है? शेयर्स का क्वेश्चन है, तो बताओ ये क्वेश्चन। ये भी मॉड्यूलर क्वेश्चन ये सेम हाँ हाँ उसमें भी है सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। आपका असाइनमेंट में भी ये दो अलग अलग है। 8 लाख अप्लाई किए 4 लाख मिले, 6 लाख अप्लाई किए 2 लाख मिले। दोनों को अलग अलग करके करना है। पर याद है ना सबको ये बात? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस आपको बताना है, बताओ। ये भी हम कर चुके हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसा खर्चा जिसकी वजह से हमारा वर्किंग का खर्चा क्या हो जाए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई ऐसा अमाउंट स्पेंड किया जिसकी वजह से, आपको याद है कोई ऐसा खर्चा जिसकी वजह से इकोनॉमी अचीव हो जाए, या आपका फ्यूचर में रिकरिंग खर्चा जो है वो क्या हो रहा है? कम, है ना, एफिशिएंसी बढ़ गई। तो यहाँ पे कैपिटल खर्चा है। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन सेकंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग इन टू वर्किंग कंडीशन, कैपिटल खर्चा। उसको पुट टू यूज करने से पहले, सेकंड हैंड गाड़ी को यूज करने से पहले उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो हमने खर्चा किया वो हम क्या करेंगे? कैपिटल खर्चा। ये एक चैप्टर था कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, उसमें ढेरों एग्जांपल थे, उन्हीं एग्जांपल में से निकलेगा। अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग अ फ्यू मोर
exits in cinema hall to comply with the government orders. क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर है. क्या है ये? कैपिटल. भाई आप एग्जिट्स क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो. क्या है ये? कैपिटल खर्चा. ऐसा कोई भी चीज जो ऐसी मॉडिफिकेशन है बिल्डिंग के अंदर, है ना, एफिशिएंसी बढ़ जाए, क्वालिटी बढ़ जाए. अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू न्यू साइट, ये रेवेन्यू है. बोलो है ना. स्टॉक का रिलेशन फिक्स एसेट नहीं है स्टॉक. तो अगर इसको रिमूव करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, ये कैपिटल खर्चा नहीं हो सकता. क्या होगा ये? रेवेन्यू. अगला बताओ. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कैपिटल है, क्योंकि एसेट को खरीदने के लिए गया है वो. तो इस ट्रिप की कॉस्ट को भी क्या करेंगे हम? एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेरियस पार्टीज और रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. इसमें तो स्टोरी लिखनी है, आप लिख सकते हो. कहानी बट ये तो और ऑप्शन है ना. ऊपर चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही.